हेलो दोस्तों, एम के टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मोनू कुमार आपके लिए मॉस या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की रिवीजन क्लासेस लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी ने पहला लेक्चर तो देख लिया ही होगा। यह जनरली स्पेशली मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट के लिए ही लेक्चर सीरीज प्रिपेयर की गई है। तो आप सभी इन रिवीजन क्लासेस को देखना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ध्यान रहे, इन जो क्लासेस में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो लास्ट 10 वर्ष में जो क्वेश्चन बीटी बोर्ड ने पूछे हुए हैं डिप्लोमा मैकेनिकल एंड सिविल में, जो कि मॉस और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, मैंने उन सभी को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। तो इसको देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था, हमारा कल एक लेक्चर 1 या पार्ट 1 कवर हो चुका है। यह लेक्चर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, ठीक है, जो कि सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले कृपया उसको देखें, तभी पार्ट 2 को देखें, क्योंकि उसमें मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि इसमें जो मेंशन किया है वो मैंने उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखें, ठीक है, जिसकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज की जो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन कवर करने वाले हैं, ओके। फिर हम उसमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइजन रेशियो, चेंज इन लेंथ एंड थर्मल स्ट्रेसेस, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल जो कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल हम लाइव क्लासेस की तरह करेंगे, वो आप सभी उसको देखेंगे, ठीक है। और आप सभी भी उसका लाभ लेंगे। और मैं आपके साथ कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, वो आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉस या सोम या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। ये जो मैंने 3 नाम दिए हैं, इसको एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग नाम हैं। जैसे मॉस हैं, ठीक है, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे हम सोम कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, ये अलग अलग नाम दे दिए हैं बीटी बोर्ड ने, बट ये एक ही सब्जेक्ट के रूप हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉस को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं, सोम को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स को स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, जो जनरली स्पेशली सिविल में हम इस नाम से इसको देखते हैं। तो हम इसमें किसका स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो ये देखते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ समय पहले मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा था, मैकेनिक्स, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम पहले वहीं से करेंगे, लेकिन इसकी एक बेसिक डेफिनेशन में यही बता देता हूँ। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़। यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि जो मॉस सब्जेक्ट है, वो एक किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, यानी कि जो डिफॉर्मेबल बॉडी है, यानी कि जो नॉन रिजिड बॉडीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो सब किस में करते हैं, मॉस में, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान रखो कि ठोस यांत्रिकी में क्या हम स्टडी करते हैं कि अदृढ़ पिंड की, ठीक है, जिसे हम नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज़ कहते हैं, यानी कि जिन पर हम फोर्स लगाने से वो जो बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, उन सभी बॉडीज़ को क्या कहते हैं, डिफॉर्मेबल। जैसे कि हम अभी एक एक करके आगे पढ़ेंगे, डिफॉर्मेबल क्या होती है, नॉन डिफॉर्मेबल क्या होती है, ठीक है। तो इन सभी को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारा मॉस, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। मैकेनिक्स है क्या चीज़। मैकेनिक्स सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ ही रखा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से या अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से। तो मैकेनिक्स बेसिकली है क्या चीज़। मैकेनिक्स एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टेट ऑफ रिजिड बॉडीज़। किसकी, स्टेट ऑफ रिजिड बॉडीज़, रेस्ट और मोशन, यानी वो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, तो उसकी हम स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि कोई बॉडी रिजिड हो, यानी दृढ़ पिंड हो, यानी कि उस पर बल लगाने से कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, वो बॉडी पर हम स्टडी करते हैं, यानी उन बॉडियों का अध्ययन करते हैं जिसमें कोई चेंजेस ना आए बल लगाने पर। लेकिन
हम बल लगा रहे हैं तो क्या रिएक्शन दे रही है, कहाँ पर रिएक्शन आ रही है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी बिहेवियर ऑफ द बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि हम फोर्स लगा करके उस बॉडी के बिहेवियर के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो ही हमारा क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, यानी यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लगे बाहरी बलों के कारण दृढ़ पिंड की स्थिति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चाहे वो पिंड किस में हो, विराम अवस्था में हो और गतिमान अवस्था में हो, ये है हमारा मैकेनिक्स। जैसे कोई भी बॉडी है, ये बॉडी, इस पर बाहर से फोर्स लगे हुए हैं, ये 3 फोर्स लगे हुए हैं बाहर से। एक व्यक्ति है, ये मैन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि इस बॉडी पर बल लगने से क्या बिहेवियर आए, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि वस्तु की स्थिति के बारे में अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए। तो हम वो स्टडी किस में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। अगर यही बॉडी डिफॉर्मेबल होगी यानी नॉन रिजिड होगी तो इसमें बल लगाने से इसके चेंजेस आएंगे आकार में, शेप में। तो ये हम किस में स्टडी करेंगे, फिर वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। अगर यहीं पर कोई लिक्विड हो, जब कोई बाहर से फोर्सेस लगें और लिक्विड के बारे में, लिक्विड जैसे फ्लूइड, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हम एफएम में या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ओके, चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अपने साथियों से बोलूँगा कि एक बार प्लीज़ इसको अच्छे से शेयर कर दें, ठीक है, अपने साथियों के साथ। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम अब। नेक्स्ट है हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, एक मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो यह है स्टैटिक मैकेनिक्स या डायनेमिक मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिक मैकेनिक्स यानी कि स्थितिक और डायनेमिक मतलब गतिक। तो स्टैटिक मैकेनिज्म क्या होता है और डायनेमिक मैकेनिक्स क्या होता है। स्टैटिक वो होता है जब कोई बॉडी किस में हो, विराम अवस्था में हो, तो वो जिसमें उस वस्तु का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं या स्थितिकी विज्ञान कहते हैं। और अगर कोई वस्तु किस में हो, मोशन में हो, यानी कि गतिमान अवस्था में हो, जब हम अध्ययन करते हैं वो डायनेमिक या गतिज विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब फर्दर हमने डायनेमिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक के काइनेटिक, एक काइनेमेटिक्स। काइनेटिक और काइनेमेटिक में क्या अंतर है, ये काइनेमेटिक है क्या चीज़, एक मिनट इसको देख लेते हैं। काइनेमेटिक क्या है, एक मिनट, हाँ, काइनेटिक क्या है, काइनेटिक यानी कि वो है द फोर्स विच कॉज द मोशन आर कंसीडर्ड, यानी कि वस्तु जिसके कारण गति उत्पन्न होती है उसका अध्ययन हम करते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में जब ही आएगी जब उस पर कोई फोर्स लगाया है। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो वो गति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो काइनेटिक में क्या करते हैं हम, जिसके कारण वो वस्तु गतिमान अवस्था में आई है उस फोर्स का भी अध्ययन करते हैं, वो क्या है हमारा काइनेटिक है। और काइनेटिक में उस फोर्स का अध्ययन नहीं करते हैं, ओनली एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सभी का अध्ययन करते हैं, वो क्या है, काइनेटिक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर दें जिससे कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी बॉडी क्या है, यानी कि बॉडी नॉन रिजिड और रिजिड दोनों की बात की थी। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बॉडी के बारे में कुछ, कि बॉडी क्या है, ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैटर, यानी कि ये क्या एक मैटर का पार्ट है, विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम, जो कि कुछ इस वॉल्यूम यानी आयतन रखता है, एंड हैज़ अ मास, और उसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, इट हैज़ अ फिक्स्ड डायमेंशन इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में एक फिक्स्ड डायमेंशन होती है, यानी कि पदार्थ का वह हिस्सा जो आयतन रखता है, द्रव्यमान रखता है, वस्तु का पिंड कहलाता है। ओके, इसमें सभी दिशाओं में आयाम निर्धारित होता है, वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। ओके, ये 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड मैंने वही बताया, रिजिड में बल लगाने से क्या होता है, उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस नहीं आते, तो वो तो रिजिड बॉडी है। और जिन वस्तु में बल लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से डिफॉर्म्ड हो जाती हैं या डिफॉर्मेशन हो जाता है यानी परिवर्तन हो जाता है, उन सभी को क्या कहते हैं हम, नॉन डिफॉर्मेबल या नॉन रिजिड बॉडी
कहते हैं। ओके, चलिए एक तो समझिए हमने। तो रिजिड बॉडी के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। हम आइडियल केस में डायमंड को माना हुआ है। वैसे डायमंड भी एक नॉन रिजिड में ही आता है, बट क्या है, ये एक आइडियल केस में माना हुआ है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं जब ये ब्रेक होता है, अदरवाइज ब्रेक नहीं होता। तो डायमंड को हमने रिजिड बॉडी माना हुआ है। और जितनी भी रेस्ट ऑफ डायमंड है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम डायमंड, दैट इज कॉल्ड नॉन रिजिड, यानी कि उनमें डिफॉर्मेशन हो जाता है बल लगाने से। ठीक है। और रिजिड बॉडी के ऊपर जो बलों के द्वारा अध्ययन करते हैं वो किस में स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में। और अगर नॉन रिजिड के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं हम, तो वो किस में अध्ययन करेंगे, मॉस में। बस यही अंतर है मैकेनिक्स में और मॉस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या है, प्रतिबल, जिसे हमने हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। पूरा मॉस जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है इसी प्रतिबल पर क्या है, डिपेंड है। सबसे पहले तो हम प्रतिबल को एक अच्छे से हमें इमेज क्लियर होनी चाहिए कि होता क्या है प्रतिबल, यानी स्ट्रेस होती क्या है। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों सेशन को दबा के शेयर कर दो, जिससे कि आपके सभी साथियों के पास पहुंच जाए और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए स्ट्रेस को पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी पिंड है, ठीक है, उस पिंड पर तुमने बाहर से कोई बल लगाए, बाहर से बल लगाए, या फिर कोई रॉड है जिस पर तुम बाहर से बल लगा रहे हो। तो बल लगा रहे हो तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, जैसे कोई टेंसाइल फोर्स लगाया है या कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होंगे अंदर। यानी कि तुम उस पर फोर्स से खींच रहे हो, तो अब वस्तु वो तुरंत तो खिंच नहीं जाएगी, कुछ देर तक तो तुम्हारे फोर्स को रोक के रखेगी। ठीक है, जितनी उसकी सामर्थ्य है। तो अंदर कोई ना कोई फोर्स होगा जो तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो उनको रोक रहा होगा। तो वो फोर्स क्या होते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल होते हैं। उन्हीं आंतरिक प्रतिरोधी बलों को क्या कहते हैं, हम स्ट्रेस कहते हैं। देखो, स्ट्रेस किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर वस्तु में उसकी अनुप्रस्थ काट के लंबाई, वो अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल, यानी रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स सेट ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, जैसे इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा, इसे हम सिग्मा से डिनोटेड करते हैं। जैसे सिग्मा इज इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। और इंटरनल फोर्स किसके बराबर होगा, जो अप्लाइड फोर्स है, तुमने जो फोर्स अप्लाइड किया है बाहर से, वो रजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। इसलिए सिग्मा इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए। आर ए का इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एंड इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू पी, तो देन सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। अंडरस्टूड? आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे ये कोई बार है, स्टील की बार, जिस पर तुम फोर्स लगा के खींच रहे हो, बाहर से फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो ये पी जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये किस पर होंगे, इसके क्रॉस सेक्शन पर, वो भी परपेंडिकुलर। तो इन्हीं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को, आंतरिक प्रतिरोधी बल को क्या कहते हैं, हम स्ट्रेस कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मात्रा क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप स्ट्रेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ स्ट्रेस, क्योंकि ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस जब किसी बॉडी पर हम बाहर से बल लगाते हैं, बल लगाने से उस वस्तु में आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाते हैं। वही आंतरिक प्रतिरोधी बल पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं, जो कि इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, यानी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर एरिया होता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए। आर किसके बराबर होता है, जो बाहर से फोर्स अप्लाइड है उसके बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। चलिए इसके यूनिट देख लेते हैं। यूनिट्स क्या हैं, जैसे कि हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। सिग्मा क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस, और पी क्या है, अप्लाइड फोर्स, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। इसलिए यूनिट यानी जो मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अच्छा
हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह सकते हैं। और इसको और देखें तो जैसे कि कहीं कहीं लिखा होता है किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन, किलो की जगह पर हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मेगा की जगह पर 10⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर कहीं गीगा लिखा जाए जी, तो वहाँ पर 10⁹ का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके विमा की बात करें हम, विमा क्या होती है इसकी, तो विमा है हमारी, 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। हाँ, विमा, ये विमा यानी डायमेंशन। जैसे हम फॉर्मूले से ही विमा निकालेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर एरिया। ठीक है, और फोर्स का जो विमा होती है ये होती है MLT-2, और एरिया की क्या होती है L⁴ तो MLT-2 अपॉन L2 को, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगी, ML-1T-2। तो ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हमें क्या डिस्क्राइब करना है, प्रतिबल को बताइए। ठीक है, यानी डिफाइन स्ट्रेस, तो उसमें तुम डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के ही नहीं आ जाओगे, उसमें पूरी डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा लिखोगे अच्छे से, उसका एग्जाम्पल लिखोगे, उसमें डायग्राम बनाओगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसमें यूनिट लिखोगे एंड डायमेंशन भी लिखोगे। ये सारी चीज़ें करोगे तब जाके हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए, क्लासें अच्छी चल रही है। एक बार मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि सेशन को प्लीज़ एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी साथियों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो भी इन नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो भी अपनी रिवीजन क्लासेस को देख सकें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन विकृति, विकृति क्या होती है, यानी कि इसे हिंदी में विकृति कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया था, पिछले किसी वस्तु पर या पिंड पर हमने क्या लगाया था, बल लगाया था। भारी बल लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, या तो लंबाई बढ़ेगी या लंबाई घटेगी। जैसे कि कोई रॉड है, उस पर तुम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, यानी तनाव बल लगा रहे हो, तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर तुम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो यानी संपीड़न बल लगा रहे हो, तो लंबाई क्या होगी, घटेगी। तो वो जो लंबाई में परिवर्तन होगा, जो लंबाई में, जैसे कि ये कोई रॉड है, इसमें तुमने बाहर से बल लगाया, जैसे P इसको टेंसाइल फोर्स के खींच रहे हैं, तो इसके इतना लंबाई में चेंज आ गया डेल, तो वही क्या है, स्ट्रेन है। यानी कि चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। जैसे कि सिग्मा इक्वल्स टू डेल L अपॉन L, क्योंकि ऊपर दोनों ऊपर नीचे क्या है, लंबाई लंबाई है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। फिर हम नेक्स्ट कल अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम।